और सदन में उपस्थित सभी औद्योगिक संगठनों के से संबद्ध मित्रों, यह सत्र विजन पर है। विजन, दृष्टि, और दृष्टि बिना व्यू पॉइंट के नहीं बन सकती। तो विजन के लिए वी नीड ए व्यू पॉइंट, एंड द पॉइंट ऑफ व्यू कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टैंड पॉइंट। So if the people sitting here have the standpoint that makes you all in view, it is you people who are standing there have these people in view. So we have different standpoints, therefore different viewpoints. And coincidentally, this session has people on the stage who have different standpoints. तो किसी ने कहा है अपनी अपनी पीर का अपना अपना पीर। पहली पीर दर्द है, दूसरा पीर गुरु है। वो कहता है सीधी सच्ची जिंदगी जीना है टेढ़ी खीर, बहुत कठिन है खींचना सीधी सहज लकीर। अपनी अपनी पीर का अपना अपना पीर, तुलसी की अपनी जगह कबीर। तो मित्रों, लघु उद्योग भारती का भी एक स्टैंड पॉइंट है, और हमारा जो स्टैंड पॉइंट है वो जनरेट होता है हमारी पोजीशनिंग से, और उस स्टैंड पॉइंट से हमारा व्यू पॉइंट जनरेट होता है। हमारे स्टैंड पॉइंट का जो पोजीशनिंग का पहला पैमाना है, पहला मापदंड है, वो ये है कि हम केवल इसी क्षेत्र में काम करते हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। इसके अलावा किसी क्षेत्र में काम नहीं करते, परंतु ये काम हम पूरे देश में करते हैं। हमारी केरल में इकाई है तो जम्मू में भी इकाई है, आसाम में इकाई है तो भुज में भी इकाई है, और हमारे कार्यकर्ता वर्ष में 3 बार मिलते हैं। और जो वो मिलते हैं तो क्या करते हैं, उनका जो प्रमुख विषय होता है वो क्या होता होगा आपके हिसाब से? वो समस्याएं ही तो होता होगा। वो सब बात करते हैं क्या ऐसी समस्याएं जो नहीं होनी चाहिए। अधोसंरचना की समस्या नहीं होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, बिजली पानी होना चाहिए, और सब फायर ब्रिगेड भी होनी चाहिए। हम सब उसकी बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी चिंता का विषय रहता ही है। हमको लगता है कि ये लैंड और बिल्डिंग जो अलॉटमेंट और भूमि भवन वगैरह वगैरह का जो विषय चलता है उसको लेके सब परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि ये भूमि भवन के अलॉटमेंट और उसके जब चार्जेस और ये सब कुछ पहुंच में होने चाहिए लघु उद्यमियों के, ये तर्क संगत होने चाहिए। चाहे ट्रांसफ़र करना हो, चाहे वो सब लीज करना हो, चाहे गठन परिवर्तन करना हो, ये सब कुछ इसके कंट्रोल में होना चाहिए, इनकी पहुँच में होना चाहिए, इतनी ही इनकी कीमत होनी चाहिए। वो हमारे लघु उद्योग भारती के मैं कई सदस्यों को जानता हूँ, उसमें से आधे लोग अपनी ज़मीन लैंड के लिए एक संस्था के पास जाने लग गए हैं अब हमारे प्रदेश में, और आधे लोग दूसरी संस्था के पास जाते हैं, आधे DIC के पास जाते हैं, आधे AKVN के पास जाते हैं। हम भी लोगों का काम और मुश्किल हो गया। तो इस तरीके की समस्याओं पर बात करते हैं। वो विषय और भी होते हैं, श्रम से संबंधित होते हैं जिसके यहाँ बोलने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, पर्यावरण से संबंधित होते हैं, कराधान से संबंधित होते हैं। कराधान भी परेशान है लोग, कई दोहरे कराधान भी हैं, कई बार प्रॉपर्टी टैक्स भी लगता है और वो संधारण शुल्क भी लगता है, ये सब विषय आते हैं। मार्केट सपोर्ट को लेकर बातें होती हैं कि क्या अपने यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को समर्पित होना चाहिए अपने प्रदेश के उद्यमियों को या बाहर को। फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर चर्चा होती है। फाइनेंशियल सिस्टम में लोग बोलते हैं कि CGFT के लिए जो आपने कोलेटरल मॉर्गेज कोलेटरल गारंटी दी है वो केवल युवाओं तक सीमित है, 1-2 साल बड़े हो गए तो नहीं मिलेगी क्या? ऐसे कई बातें होती हैं। MPFC को लेकर बातचीत होती है। हमको लगता है कि MPFC को 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मध्य प्रदेश शासन से मिलता है। आप देखिए मध्य प्रदेश शासन की जहाँ पर 98% शेयर होल्डिंग है, उस MPFC को वो कितना स्पेंडिंग करते हैं, वो कितने लोन्स देते हैं, कितने एडवांसेस देते हैं माइक्रो यूनिट्स को, स्मॉल यूनिट्स को। ये सब विषय चिंता के विषय हैं, इस सब पर चर्चा होती है। परंतु मित्रों, ये तो एक व्यू पॉइंट हुआ। जो दूसरा व्यू पॉइंट बनता है वो दूसरे स्टैंड पॉइंट से बनता है। और लघु उद्योग भारती का दूसरा स्टैंड पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ हर 2 वर्ष में चुनाव होते हैं, और हमारे मंत्री, महामंत्री, अध्यक्ष ये सब 2 वर्ष के बाद में पूर्व हो जाते हैं। हमारे यहाँ लगातार अध्यक्ष नहीं रहते, ये सब पूर्व हो जाते हैं। और जैसे ये पूर्व हो जाते हैं तो ये ऑब्लिवियन में नहीं चले जाते, ये पृष्ठभूमि में नहीं चले जाते, ये फिर भी बने रहते हैं और हमारे फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड का काम करते हैं। इन लोगों का जो एक्सपोजर होता है वो एक्सपोजर इतना अधिक होता है कि वो केवल उद्यमियों से नहीं मिलते, अपितु वो अन्य संगठनों के अधिकारियों से मिलते हैं, वो शासन के अधिकारियों से मिलते हैं, वो पंचायत से लोकसभा तक, पंचायत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक सब लोगों से मिलते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। और वहाँ जो व्यू पॉइंट बनता है उस स्टैंड पॉइंट के कारण उसमें चिंता होती है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की,
कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इस देश का है उसके लिए टूल क्या है? क्या एमएसएमई एक टूल है जो उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है? क्या हम एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेमी अर्बन टाउन्स में, रूरल एरियाज में डेवलप कर सकते हैं? यदि हम वहाँ पे वो डेवलप करेंगे तो क्या वहाँ के इंडिजिनस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम कर पाएंगे? और यदि हम इंडिजिनस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके ऐसे एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे तो क्या आतंकवाद की समस्या उतनी रहेगी जब खाली दिमाग नहीं होगा? तो क्या हमारा नक्सलवाद, अलगाववाद, लॉ एंड ऑर्डर पे जो एक्सपेंस होता है गवर्नमेंट का, क्या ये सब कुछ कम हो पाएगा? और मुझे लगता है जब नरेंद्र मोदी कोझिकोड में खड़े होकर अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में पाकिस्तान के आवाम से बात करते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों, आपकी सरकार आपको गुमराह करती है जो वो कहती है कि 1000 साल तक हिंदुस्तान से हम लड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको लड़ना है तो मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। आगे देखिए पहले कौन जीतता है गरीबी से और पहले कौन जीतता है बेरोजगारी से। जब आपका प्रधानमंत्री ये बात करता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ होता होगा और शायद उसको पता होगा कि इस सेक्टर के पास में ऐसी लीडरशिप उपलब्ध है जो आज मंच से प्रतिबिंबित हो रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है। आपके मंच पर ऐसे ऐसे लोग आज बैठे हैं जिनके बारे में कुछ ना कहा जाए यदि, तो वो इस कार्यक्रम की गरिमा को तोड़ देना होगा। आपके जो सेक्रेटरी है एमएसएमई के, he has exposure to not only MSME but heavy industry, labor ministry. He is a very well exposed secretary. This is the bureaucratic leadership. He is an MPhil in mathematics. He is a very analytical person. The person on the left, Dr. Chhatrapati Shivaji Sahab, he is an MTech. After that he did his PhD, and that PhD in management. He is an MA in economics. What not? And then he is the one who was responsible for India Aspiration Fund. उन्होंने अपनी सिडबी के पोर्टल से उसको लॉन्च किया और उसका आज भी वो सिडबी मित्र, सिडबी स्टार्टअप मित्र पोर्टल, दैट इज सच ए फेमस पोर्टल एंड इट इज हेल्पिंग। मुद्रा के लॉन्चिंग में ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल। कांताराव साहब को हम जानते हैं। वी नो अबाउट हिज कंपैशन टू द इंडस्ट्री, वी नो अबाउट हिज सिंप्लिसिटी, we know that he is a very thoughtful administrator. You will not find many bureaucrats of the style that he is. Dr. Shah, he was not satisfied with what Dr. Mohammad Yunus did in Bangladesh. He went ahead and he wrote a book, Bangladesh Financial Sector, an agenda for further reforms. He wants further reforms there. He is a magnetic personality. And he is representing ADB, this Asian Development Bank. उसका स्पेशलाइजेशन क्या है? वो बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए काम करना है। दे आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ। मिस्टर एल्बर्ट शोल, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट एंड ही इज अ पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट, एंड विच इज द एरिया ऑफ पॉलिसी दैट ही चूजेस टू वर्क इन, सोशियो इकोनॉमिक वैल्यूज। So this is the dais. It's a very heavy dais. And perhaps नरेंद्र मोदी साहब को ये पता होगा कि इस क्षेत्र के पास में लीडरशिप उपलब्ध है और इसलिए शायद उन्होंने ये बोला होगा कि आओ देख लेते हैं पहले बेरोजगारी कौन हटाता है, क्योंकि वो जानते हो कि बेरोजगारी हटाने के लिए तो माध्यम यही है। और अब इन दोनों व्यू पॉइंट्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, जिस इंटीग्रेशन के बारे में इसके पूर्ववर्ती सत्र में बातें हो रही थी, तो हम यहाँ पहुँचेंगे कि उनको इंटीग्रेट करेंगे तो विजन बनेगा। और वो विजन क्या होगा? उस विजन में क्या होगा? वो हम लोगों का, मेरे दृष्टि से लघु उद्योग भारती का वही विजन है। हमारे पास में युवाओं की कोई कमी नहीं है, हमारे पास में लघु उद्योगों की कमी नहीं है और इस स्रोत का हमें दोहन करना ही होगा। परंतु इस दोहन के लिए हमारे पास में कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट मैकेनिज्म नहीं है। आज हमारे विजन की दृष्टि से हमें एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म की आवश्यकता है। एक ऐसी व्यवस्था शासन के अंतर्गत निर्मित होनी चाहिए जो कि इस सेक्टर की संरक्षक व्यवस्था हो, जो कस्टोडियन हो, जो फैसिलिटेटर हो। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो। परंतु इस मिनिस्ट्री के दंत विहीन होने से काम नहीं चलेगा। इसके पास तो विश्व दंत होना चाहिए। दिस इज द मिनिस्ट्री विदाउट द अप्रूवल ऑफ विच nothing should not only be executed but also legislated, whether it is related to श्रम or पर्यावरण or whatever.
भूमि और कराधान कुछ भी, किसी भी क्षेत्र में यदि कुछ भी नियमन होना है, कुछ भी क्रियान्वयन होना है, कुछ भी संचालन होना है, कुछ भी होना है, तो ये एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए। दिस शुड बी एन एम्पावर्ड मिनिस्ट्री बोथ इन सेंटर एंड द स्टेट। यदि क्रेडिट्स की भी बात करनी है, हम लघु उद्योग भारती में अपनी बातों को इन्हीं चारों मदों में करते हैं, यदि क्रेडिट्स की भी बात करनी है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इन सब लोगों को कितना क्रेडिट अवेलेबल करना है एमएसएमईज के लिए, उसका क्या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, इसके ऊपर इस मिनिस्ट्री से डिस्कशन होना चाहिए। और इस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद में, नॉट ओनली रिकमेंडेशन, तभी उसके ऊपर आगे बात बढ़नी चाहिए। हमारे पास में सबसे बड़ी समस्या समन्वयन की है। हमारा जो पालक है वो निशक्त है, हमारा पालक सशक्त होना चाहिए। सशक्त पालक के ही सशक्त बालक हो सकते हैं, हमें सशक्त पालक चाहिए। ये अच्छी अवस्था नहीं है। जबकि एनपीए इसलिए बढ़ जाते हों कि हम पब्लिक सेक्टर यूनिट से पेमेंट आने में देरी हो जाती है। ये अच्छी अवस्था नहीं है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री को ये बोला जाए कि चूंकि आपके नाम के सामने माइक्रो लगा है, इसलिए आप 50 एकड़ तक की जमीन को विकसित करके ही इंडस्ट्रियल एरिया बना सकते हैं। 200 एकड़ की बनानी होगी तो बड़ा सीएनआई बनाएगा। ये अच्छी अवस्था नहीं है। गोविंदपुरा 700 एकड़ का है, पोलो ग्राउंड, सांवेर रोड, सबके प्रतिनिधि यहाँ बैठे, ये कोई 50 एकड़ के इंडस्ट्रियल एरियाज नहीं है। और ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, अगर यहाँ पर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कितने प्रतिशत है देख के बताइए, सब माइक्रो और स्मॉल पर आधारित है, मीडियम भी कम है। तो इसमें आपने कैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये मिनिस्ट्री एम्पावर्ड नहीं हो सकती, ये मिनिस्ट्री 50 एकड़ से कम का ही डेवलप करेगी। ऐसे बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिनसे हमको बचना होगा। मुझे संक्षिप्त रखने को बोला गया था, मैंने वेग बढ़ाया है, कंटेंट भी कंसाइज किया है। अंत में मैं ये जरूर बोलूँगा कि यदि ये मिनिस्ट्री सशक्त रूप से विकसित होकर काम करती है तो इसको सहयोग भी मिलना चाहिए। और सहयोग मिलना चाहिए अनुभवी और समर्पित, अनुभवी और समर्पित कार्यकर्ताओं का, जिनको औद्योगिक संगठनों का अनुभव है। वही लोग इसको फैसिलिटेट करने में, इस मिनिस्ट्री को हेल्प करने में काम आ सकते हैं। और ऐसी बहुत बड़ी संख्या आज हमारे पास उपलब्ध है। मैं अपनी बात को अंत में यही विराम दूंगा ये कहते हुए कि हमारे विजन को यदि समझना है तो उसका एक छोटा सा मैं 2 लाइन में आपको बता देता हूँ कि भगवान राम ने जब गुरु वशिष्ठ का आश्रम छोड़ा था, तब भगवान राम ने उनसे पूछा था कि अब हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो तो बता दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ ने जो उत्तर दिया था वही हमारा विजन है। उन्होंने कहा था, अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का, राजा का, नृप का शासन भी अच्छा हो, मन को सत्संगति मिलती हो, तन को भी भोजन अच्छा हो, संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो, सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हो, इतना मानक जब बन जाए अच्छा कहलाता जीवन है, अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। और राम तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज, जब वह अवसर आए करना अच्छा राज, नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापी शक्ति से लेना यही वरदान। धन्यवाद। बहुत अच्छा उद्बोधन। आपने एमएसएमई विजन को एक छोटे से पैराग्राफ में डाल के हम लोगों को